हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई उससे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सब लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आज हम आ गए चैप्टर नंबर 8, दैट इज एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। अब आप कहोगे सर हमें तो बेसिक्स नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, आपके बेसिक पूरे स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। ठीक है, इसमें हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक कराऊंगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। आप कहोगे सर खाली इंट्रोडक्शन दोगे। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ही अपने आप में बहुत बड़ा है। अब अगर आप इस बुक से इंट्रोडक्शन देखोगे ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पर ये मात खा जाती है। जैसे आप अगर इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो आपका बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अब आप कहोगे सर बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमी की, उससे आपको एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर जो कि रूरल डेवलपमेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा। जब आप वो पढ़ लोगे ना 11th क्लास की एनसीईआरटी से, तो आपको ये सारे टॉपिक्स इजी लगेंगे। अब आप कहोगे सर वो तो अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी वाला टॉपिक करवाऊंगा, जिससे कि आपका बेस बन जाएगा। मैं आपको एक विश्वास बताऊं, जैसे आप वो बेस बना लोगे ना उससे पढ़ के, उसके बाद आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स ईजी लगेंगे। खासतौर पर इंट्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा ईजी लगे, आपको पता चले इस चैप्टर की रिलेवेंस क्या है। तो चलो, इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन इस बुक से पढ़ाऊँ। वैसे मैंने सब कुछ कर रखा है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, लेकिन ये सारी चीज़ों को और अच्छे से समझाने के लिए मैं पहले आपको क्या दूंगा, एनसीईआरटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो वो आज की क्लास में होगा। चलो, मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, आप इन नोट्स को देखो, क्योंकि इस बुक में तो वो चीज़ें दे नहीं रखी हैं, तो इन नोट्स को हम फॉलो अप करेंगे। ठीक है, इससे आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलो बात करते हैं गाँव के विकास की, रूरल डेवलपमेंट की। देखो, जब भी एग्रीकल्चर की बात होगी ना, तो रूरल डेवलपमेंट की बात ज़रूर होगी, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत साफ साफ शब्दों में बोला था कि अगर देश का विकास चाहते हो तो इसमें गाँव का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाँव ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको डेवलप कर लिया तो शहर अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो गांव पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जब भी हम गांव की बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? इमेज आती है एग्रीकल्चर की, इमेज आती है गरीब गरीब लोगों की, इमेज आती है गरीब किसान भाई लोगों की। लेकिन अब बात करेंगे कि वो गरीब क्यों है, गवर्नमेंट ने सुधार करने के लिए क्या क्या चीज़ें की। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मैं गारंटी देता हूँ, जो चैप्टर नंबर 8 आपका रमेश सिंह बुक है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से बेस करता है। आप कहोगे सर ये चीज़ नोट करनी है, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इन सभी चीज़ों की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे किस पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लो, आपको इन सब की PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। कहा जाता है कि अगर हमें अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है या अपने देश को डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने गाँव को डेवलप करना पड़ेगा, यानी रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब कैसे हम रूरल एरिया को डेवलप करेंगे? पहली बात, वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्किल्ड बनाओ, वहाँ पर लिटरेसी रेट को बढ़ाओ, पढ़े लिखों की संख्या को बढ़ाओ, एजुकेशन पे ध्यान दो, फॉर्मल और स्किल्स को बढ़ाओ, वहाँ डेवलपमेंट करो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो, जिससे गाँव में रहने वाले लोगों का विकास होगा। नंबर 2, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जैसे आपका प्रॉपर स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए कि किसान भाई मानसून पर डिपेंड ना रहे, सूखा ड्रॉट जैसे सिचुएशन आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में होगा, गांव का विकास उतनी ही तेज़ी से होगा। नंबर 3, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में एक आ गया कि जो फार्मर्स के पास छोटी छोटी लैंड है या वो किसी और की लैंड पर किराए पर काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाए जिससे लैंड में एक रिफॉर्म किया जाए और हर किसान के पास अपनी ज़मीनों और इतनी ज़मीनों की सफिशिएंट तरीके से वो उस पर प्रोडक्शन कर पाए, और जितनी ज़मीनों उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। चौथा कहा गया पॉवर्टी को दूर किया जाए। गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी उन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से एग्रीकल्चर करें कि वो बहुत सारा प्रोड्यूस उगा पाए और उन्हें अच्छी खासी कीमत मिले। तो अगर ऐसे में कोई पुअर है, तो उस गरीबी को दूर कैसे किया है, उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाना। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कहा जाता है कि फार्मर्स को या गाँव में रहने वाले लोगों को अगर हम बता दें कि इस चीज़ का यूज़ इस तरीके से करोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, इससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ होगी और गाँव क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम इंडिया में रियल प्रोग्रेस चाहते हैं तो इसके लिए हमें गांव में विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गांव का विकास तो मतलब सबका विकास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि गांव में आप ये बताओ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, कमेंट करके बताओ। गांव में रहने वाले जो लोग हैं, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, वो किस पर डिपेंड है? सर, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब आप एक बात बताओ, एग्रीकल्चर ऐसे हो जाती है, दिमाग से सोचो, आराम से सोचना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। सोचो आप एक किसान हो,
ठीक है, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उस चैप्टर का जो मेन थीम है ना, आप उसको अपने आप में कन्वर्ट कर लो, सभी चीज़ों के आंसर तरीके से मिलेंगे, केस स्टडीज आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। आप अपने आप को किसान मानो। एक बात बताओ, किसान में क्या जो कमाई है वो पूरे साल होती है? नहीं सर, हम तो पहले रबी और खरीफ की क्रॉप को बोते हैं, फिर 6 महीने तक उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब 7वें महीने उसकी कटिंग होती है और 8वें महीने उसे हम बेचते हैं। यानी साल के 12 महीने में पहले 8 महीने तो किसान अपना पैसा उस पर लगाता है, फिर 8 महीने के बाद जाके उसकी क्रॉप क्या होती है, बिकती है, और उसको उसके सही रेट नहीं मिलते हैं। तो बताओ कैसे विकास होगा? आप सोचो उन 8 महीनों के अंदर क्या घर में खर्चे नहीं होंगे? किसान के भी तो अपने बच्चे होंगे ना जिसे पालने होंगे, बीवी होगी, घर में कुछ खर्चे होंगे इनिशियल स्टेज पे, उसकी भी अपनी थोड़ी सी लाइफ होगी जिसमें वो कूलर पंखा कुछ लगवाना चाहता होगा। तो बताओ वो उन 8 महीने कैसे सर्वाइव करेगा? तो ऐसे में ज़रूरी है, अगर आप गाँव का डेवलपमेंट चाहते हो तो गाँव में रहने वाले लोगों को क्या दो, उधारी दो। क्योंकि अगर आप गांव में रहने वाले लोगों को उधार नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, वो अपने 8 महीने कैसे गुजार पाएंगे जिसमें उनकी फार्मिंग अभी बिकी नहीं है? तो वही कहा गया, रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम क्रॉप को बोते हैं और जब उसको बेचते हैं तो उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, कई सारे महीनों का डिफरेंस होता है। तो फार्मर को उस टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है। अब फार्मर जो उधार लेता है वो 2 तरीके से लेता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स से और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पर जाता है, वो मनी लेंडर्स के पास जाता है उधार मांगने के लिए, अपने रिलेटिव्स के पास जाता है, कमीशन एजेंट्स के पास जाता है और रिच लैंडलॉर्ड्स के पास जाता है, और वो उनके ट्रैप में फंस जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बेचारा देता रह जाता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात करें, ये 1969 में शुरुआत हुई, जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाएगी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाएगी, कॉमर्शियल बैंक्स बनाएगी, नाबार्ड बनाएगी। अब आप बताओगे नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में। वैसे आगे चैप्टर में आपको नाबार्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नाबार्ड की फुल फॉर्म बताओ। सेल्फ हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी हो गई, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हो गए, इन लोगों ने भी क्या दिया, किसानों को उधार देना शुरू किया, और इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स। कुल मिला के आपको ये समझना है कि गाँव में रहने वाले लोग अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो उनके एग्रीकल्चर करने में और उससे मिलने वाले पैसों में बहुत महीनों का डिफरेंस होता है। तो बीच में उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें 2 चीजों पर डिपेंड रहना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे। अब यहां पर बात ये आती है कि जो रूरल बैंकिंग है, अगर हम रूरल बैंकिंग की बात करें, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रूरल एरियाज में कई सारे बैंक्स तो खोल दिए, लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, आपने कभी HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक की एक भी ब्रांच गांव में देखी है? नहीं, वो प्रॉफिट मेकिंग ब्रांचेज होती है, वो शहरों में उन जगहों पर खुलती है जहां पर उन्हें अच्छे खासे ग्राहक मिलते हैं। वो गांव में नहीं खुलते, क्योंकि गांव में उन्हें ग्राहक ही नहीं मिलते उनके अकॉर्डिंग। गांव में कौन सा किसान होगा जो HDFC बैंक में 10,000 रुपये मेंटेन कर पाएगा अपने मिनिमम बैलेंस में? नहीं कर पाएंगे, तो नहीं खुलती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है, और गवर्नमेंट भी सही तरीके से नहीं ले पाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गांव में जो रूरल बैंकिंग है उसकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर बैंक्स बहुत कम अवेलेबल है, जिसके चलते प्रॉपर फाइनेंस किसानों को नहीं मिल पाता। यहाँ पर इनएडिक्वेट कवरेज है इंस्टीट्यूशनल सोर्स का, हर गाँव में ज़रूरी नहीं कि बैंक्स हो, जिसके चलते बड़ी दिक्कत होती है। फिर जब वो लोन लेने के लिए आते हैं तो पता चलता है, किसान को देख के इंसान पहले ही मना कर देता है, भैया तुम तो वैसे ही गरीब हो, तुम क्या लोन हमारा दे पाओगे, तो किसानों को वैसे ही दूर कर दिया जाता है। फिर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत पुअर फैमिली से होते हैं, उनको लोन नहीं मिलता, और इस वजह से उनके जो ड्यूज़ है वो बढ़ते चले जाते हैं। क्या होता है, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जाता है जब वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के पास जाता है। तो जो गाँव में है ना बैंकिंग की सुविधा, वो आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी गवर्नमेंट बोलती है करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट कहती है कि देखो चलो कोई बात नहीं, बैंकिंग की सुविधा ठीक नहीं है, हम बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा बैंक दे दे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर हमें गांव का विकास करना है तो हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जहां पर एक किसान अपनी प्रोड्यूस के सही रेट लगवा पाता है। दोस्तों क्या होगा तब जब मैं मेहनत करके अपनी फसल उगाऊं और उसको बेचते टाइम मुझे यही ना पता हो कि कहाँ बिकेगी, उसके सही दाम कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे में फार्मर का वैसे ही 8 महीने एक्सप्लॉयटेशन हुआ जब वो किसानी कर रहा था, और जब वो बेचने आ रहा तो भी एक्सप्लॉयटेशन। फार्मर तो बेचारा आत्महत्या करेगा ही करेगा। तो एक गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इनके लिए हम मार्केटिंग चैनल अच्छा बना दे तो किसान कम से कम 8 महीने मेहनत से काम करेगा, ये सोचकर कि अगले 4 महीने उसे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या किया गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता है, हम जो क्रॉप है उसको असेंबल करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करके पैकेजिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग चैनल्स पे, जिससे कि फार्मर को उसकी सही कीमत मिल पाए। लेकिन
फार्मर्स को कहाँ दिक्कत झेलनी पड़ती है? बिग ट्रेडर के द्वारा की जाने वाली माल प्रैक्टिसेस। ये माल प्रैक्टिसेस क्या होती है कि देख लेते बड़े बड़े ट्रेडर, फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने तराजू रख लेते हैं, लेकिन तराजू में वो वजन नहीं पड़ पाता, फार्मर जो ट्रेडर होते हैं वो कुछ भी बता देते हैं। लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, फार्मर्स को यही नहीं पता उनके द्वारा होगा कि जो व्हीट या राइस जो भी उन्होंने उगाया उसकी सही कीमत कितनी है, तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। शॉर्टेज की फैसिलिटी होती है, जैसे फार्मर्स के पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो ऐसे में उनकी फसल ना सड़ जाए, तो फार्मर क्या चाहता है कि फार्म रेट नहीं भी मिले तो भी प्रोडक्ट बिक जाए उनका, क्योंकि उन्हें पता है अगर नहीं बिका तो भाई ये पेरिशेबल आइटम है, ये तो तुरंत खराब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, व्हीट हो गया कोई भी चीज़ होगी। तो अगर उनको हम एक स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो फार्मर अपनी क्रॉप को तब तक ना बेचे जब तक उसको सही कीमत ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, फार्मर के सुविधा ही नहीं रखने की, तो वो अंधाधुंध जो भी पैसा मिलता है उसमें वो बेच देता है, उसकी मजबूरी है बेचना, और क्या करें। तो कहा जाता है कि अगर हमें इंडिया में ग्रोथ करनी है, वो भी कहाँ पर, रूरल एरिया में, तो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करना ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर में भी किन पर, फाइनेंस पे और उसकी मार्केटिंग पे। फाइनेंस मतलब उसको, किसानों को हम पैसा प्रोवाइड करवा पाएँ, और दूसरा पैसा प्रोवाइड करने का जब वो अपने प्रोडक्ट को बना ले यानी फार्मिंग कर ले, तो उसको एक सही मार्केट दिया जाए कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी कीमत पर बेच पाए। तो कहा गया गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट लिए, आखिर गवर्नमेंट इतनी बातें कर रहा है तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपने यहाँ पर मार्केटिंग को क्या किया, इंप्रूव किया, जरा उसकी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट ओपन किए फार्मर की माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए, रोड वगैरह की फैसिलिटी दी कि फार्मर आज रात को ट्रक लोड करवाएगा और सुबह सुबह दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में, शाहपुर जाट मंडी में क्या होगा, वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, अच्छी कीमत मिल जाएगी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग ग्रुप्स बनाए, उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जिससे उन्हें मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी मिल पाए कि अगर कोई लाला उनको सही कीमत नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास हो, गवर्नमेंट आपकी वो क्रॉप मिनिमम इतने में खरीद लेगी, इसे बोलते हैं एमएसपी पॉलिसी। पीडीएस, अगर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपकी एग्रीकल्चर जो होगी वो भी अच्छी होगी। बोलो ये चीज़ क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसमें क्या कहा गया, सुनो मेरी बात ये बोलेगी कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो फार्मर है ना वो डायरेक्टली अपना माल कंज्यूमर को बेचे, क्योंकि क्या होता है ना, जितनी लंबी चैन होती है फार्मर का शेयर उतना ही कम हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैकडोनल्ड्स में जब आप एक भुट्टा खरीदने के लिए आते हो, वैसे मैकडोनल्ड में भुट्टा नहीं बिकता है, लेकिन आप मान के चलो जब आप कोई मूवी देखने जाते हो तो वहाँ कॉर्न लेते हो, वो कॉर्न कितने का मिलता है भाई साहब, 500 रुपये के जरा से मिलते हैं, 250 ग्राम 500 रुपये का। लेकिन जब किसान ने उसे बेचा होगा तो उससे 2.5 रुपये भी नहीं मिला होगा उससे एक कॉर्न के लिए। सोचो अगर वही किसान डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचे तो किसान का फायदा होगा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाती है। आज के दिन इंडिया में कई बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी जिन्होंने इनिशिएट लिया कि हम फार्मर से डायरेक्टली खरीद के कंज्यूमर को बेचेंगे और उसका मैक्सिमम प्रपोर्शन हम किसको देंगे, फार्मर्स को देंगे। तो गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं कि फार्मर अपने प्रोडक्ट को होलसेलर, रिटेलर, लाला इन सबको ना बेचे, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचे। लेकिन रियलिटी पिक्चर कुछ और होती है, कागजों में तो चीज़ अच्छी लगती है, रियलिटी कुछ और होती है। तो आप समझ जाओ कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम कितना ज़्यादा बेकार है, जिसके चलते फार्मर्स के साथ क्या होता है, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब बात करते हैं, कई सारे फार्मर्स होते हैं जो ये बोलते हैं हमारी फसल इस साल खराब हो गई, तो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। देखो गवर्नमेंट ने आपका ठेका नहीं ले रखा, एक एक इंसान का ठेका नहीं ले रखा कि वो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, कुछ अपने दम पे भी तो करो ना। हाँ कहते हैं ना कि भगवान भी आपकी तब मदद करता है जब आप पूरे दिल से मेहनत करने की कोशिश करते हो। बिना मेहनत के कहो कि भगवान हमारी हेल्प कर दे, वो भी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट भी यही बोलता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप चलो, जहां गिरोगे हम आपको उठाएंगे, और आप चले बिना ये कहो कि हम आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वही चीज़ यहाँ बोली गई कि अगर आपको लगता है एग्रीकल्चर आपके से ढंग से नहीं हो पा रही किसी रीज़न की वजह से, तो कोई बात नहीं, आप एग्रीकल्चर के अलावा जो चीज़ें हैं वो कर लो। इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि आप एक ही चीज़ पर डिपेंड मत रहो। कहते हैं ना लाइफ में आपकी दो इनकम सोर्स होती है, एक्टिव इनकम सोर्स और पैसिव इनकम सोर्स। एक्टिव इनकम लाइक सपोज कि मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है 50,000 रुपये, अच्छी बात है, बट पार्ट टाइम में भी मुझे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जहाँ से मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले, से बोलते हैं पैसिव इनकम। वही चीज गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोली कि तुम सिर्फ डिपेंड क्यों हो रहे हो एग्रीकल्चर पे, अपने एक्टिव और पैसिव दोनों एग्रीकल्चर क्यों बना रखा। तुम एग्रीकल्चर के अलावा जो एक्टिविटीज होती है उनसे भी पैसा कमाओ ना, जिससे कल को और तुम्हारी एग्रीकल्चर खराब भी हो जाए तो एटलीस्ट तुम्हारे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एग्रीकल्चर का बंटवारा कर देना, ठीक है। तो क्या बोला गया, बोला ये क्या कि जैसे आप जानते हैं फार्मिंग के अंदर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लोगों की लाइवलीहुड खराब हो जाती है अगर फसल खराब हो जाए तो ऐसे में कहा यहगा कि आपको ना दूसरा सोर्स भी रखना चाहिए साइड बाय साइड, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट मिले। सप्लीमेंट्री अगर उधर नहीं मिली तो यहाँ तो मिल ही जाएगी, ऐसे में आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं पूरे जैसे हमारे आप जानते हो हमारे पास क्या है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स कीजिए, हमारे उस पर पेड कोर्सेज बिकते हैं। अब पेड कोर्सेज पर ही अगर मैं डिपेंड रहूँगा तो क्या मैं अपनी लाइवलीहुड रन कर पाऊंगा? मान लो किसी टाइम कोई कोर्स नहीं बिका तो क्या मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा? तो मुझे दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी रखना चाहिए, और यही स्मार्ट वर्क होता है। लाइफ में हर इंसान के लिए दो इनकम होनी चाहिए, एक्टिव और पैसिव इनकम। यही चीज़ हमने फार्मर्स को बोला। तो आज की में कई सारे फार्मर्स हैं, मैं बता रहा हूँ मोर देन 70% फार्मर्स जो हैं वो इस चीज़ को अपनाते हैं। अब कैसे अपनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बताओ कि जब फार्मर्स अपने पास दो टाइप की इनकम को करता है तो उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है सुनो। एक होता है क्रॉप प्रोडक्शन से और एक होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी से। अब देखो क्या होता है, कहा यह जाता है कि आप फार्मिंग करो नो डाउट, लेकिन आप पूरे दिन फार्मिंग ही थोड़ी करोगे। आप फार्मिंग जब आपकी हो जाए, आप अपनी उपज वगैरह कर रहे हो, अब आप वेट कर रहे हो उस चीज़ को बड़ा होने के लिए, उस बीच में आप अपने यहाँ पर गाय भैंस इन सब का दूध निकाल के बेचो, आप फिशिंग एक्टिविटीज़ करो, जिससे आपकी दूसरी पैसिव इनकम भी बन जाएगी। तो कहा गया कि आप एक काम करो, आप देखो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही मत करो, आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी करो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री में कहा गया कि आप बियरिंग और रेयरिंग मतलब जैसे होता है ना पशुपालन करना, पशुओं को बेचना, उनसे दूध निकालना मतलब डेयरी हो गया, पशुओं को बेचना जैसे मुर्गियाँ हो गई और उनके अंडे हो गए, इस तरह से बेच के भी आप अपनी दूसरी पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। फिशेज हो गया, अगर मान लो आप तटीय इलाके में रहते हो, केरल वगैरह में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तो जो तटीय इलाके उनमें रहने वाले किसानों को कहा जाता है आप वहाँ पे क्या करो, नदी नाले जो है उनसे फिशिंग निकाल के उसको बेचने का काम करो। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेजिटेबल्स मत उगाओ, आप फ्लावर्स उगाओ। आप जानते हो इंडिया में जो प्रॉपर रोज़ होता है वो तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उस रोज़ को अगर आपने एक रूम में रख दिया ना तो आप विश्वास मानो 10 दिन तक रोज़ की महक आती रहेगी। वो ऐसा रोज़ होता है, और ऐसा रोज़ हम इंडियंस को नसीब नहीं होता, जबकि हमारे इंडिया में उसको उगाया जाता है। वो सारे एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उसकी कीमत हमें अच्छी मिलती है। हमारा रोज़ भाई साहब रात को कटता है, सुबह एरोप्लेन में लोड होता है, 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर वो दुबई अमेरिका इन सब जगहों पर चला जाता है। सोचो हमारा रोज़ इतना ज़्यादा फेमस है। तो कहा गया किसानों को कि वो एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर पर भी डिपेंड हो। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में मैं बताता हूँ 2021 के अंदर केरल के अंदर एक ऐसा आम उगाया जाता है जो जानते हो कितने रुपए का बिकता है? 2.5 लाख रुपए का बिकता है किलो के हिसाब से। और जानते हो उस फार्मर के पास बुलडॉग्स हैं सुरक्षा निगरानी के लिए, क्योंकि भाई साहब आपने एक आम भी तोड़ लिया तो आप मान के चलो कि आपने लगभग 80 से 90 हज़ार रुपए का आम तोड़ लिया, और हम उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही बोला गया गवर्नमेंट ने कहा आप हॉर्टिकल्चर भी करो ना, जिसमें आप कल्टीवेशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मेडिकल जो मेडिसिन बनाई जाती है, जो स्पाइसेस होती है, मसाले वगैरह, इन चीज़ों का भी प्रोडक्शन करो, जिससे कल को अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर खराब भी हो जाए तो तुम्हें दूसरी सोर्स ऑफ इनकम मिलती रहे। और कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहा जाता है कि किसानों को हम क्या देंगे, सुख सुविधाएं देंगे कि उनके खेतों में किस तरह से काम करना है, तो वो एक्सपर्ट से अपनी राय ले सकते हैं, जिससे उनका क्या होगा, फायदा होगा। तो कुल मिला के मैंने आपको एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़ा दिया जो ये बताता है कि गाँव का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली गाँव का विकास मतलब एग्रीकल्चर का विकास। बोलो क्लियर है? अब आपने ये बेसिक पढ़ लिया, आप विश्वास मानो अब जब हम बुक पढ़ेंगे ना आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वादा है मेरा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम बुक को उठाते हैं। बुक में एक मिनट, ईयरिंग ध्यान देना। अब हम बुक में चैप्टर नंबर 8 का ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आप कहोगे सर अभी तक आपने क्या पढ़ा है? हाँ, इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, लेकिन मैंने पहले आपका बेस बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ हम इसी बुक को फॉलो करें। जहाँ पर मुझे लगेगा इस बुक के अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा। भाई अल्टीमेटली हमारा मोटिव ये नहीं कि सिर्फ इस बुक को खत्म करें, मैं चाहता हूँ इस बुक को कॉन्सेप्चुअली खत्म करें। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं फालतू का काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा, सीधा बुक से ऑन द स्पॉट पढ़ा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ध्यान से पढ़ना, कैमरे का फोकस सही कर दूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है ब्लर सी आ रही है। चलिए देखो, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि आप जैसे कि जानते हो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हमने देखा कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मोर देन 75% पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहा गया हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, मतलब प्री इंडिपेंडेंस भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब इसके क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहली बात भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
चीज़ है, जितनी हाईलाइट की ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई बहाना नहीं, बिल्कुल आराम से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर 16.5% है जीडीपी का। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जीडीपी का मतलब क्या होता है। अगर आप हमारी सारी सीरीज देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक साल के अंदर हमने कितना प्रोडक्शन किया है। अगर हम उसको सम अप कर दें तो वो कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम आज की डेट में, जो आज का डेटा है वो क्या बोलता है कि हमारी जीडीपी में से 16.5% कहाँ से एक्टिविटी जनरेट होती है, एग्रीकल्चर से। आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है। हाँ, आजकल हम सर्विस सेक्टर की ओर मूव हो चुके हैं, लेकिन जब हम आज़ादी की बात करें, देखो यहाँ पर लिखा ना 1950 से 51 में, तब हमारे यहाँ पर जीडीपी का 55.4% कहाँ से आता था, सिर्फ एग्रीकल्चर से। अब आज की डेट में एग्रीकल्चर थोड़ा कम हो गया, बट पहले एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल हम अग्रेरियन इकोनॉमी से कहाँ शिफ्ट हो गए, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी की ओर शिफ्ट हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि आज भी लाइवलीहुड के लिए हमारी पॉपुलेशन में से 48.7% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या बन गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर बन गया है। अगर हम नेपाल की बात करें, तंजानिया की बात करें, ये भी आज की डेट में एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, बल्कि इनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे 93% है। हम तो आज फिर भी 48.7 है, लेकिन वो लोग 93% किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन है, अब हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 49% कर दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो 49% पॉपुलेशन है वो आज भी 16.5% टोटल मनी को क्या करती है, जनरेट करती है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है उसका 16.5% इनकम कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। ओवरऑल आपने एक चीज नोटिस की, ये सारी की सारी लाइन ये बोल रही है कि एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना। इसी वजह से तो हम भाई चाहते हैं रूरल एरिया डेवलप हो, तभी तो हमने देखो एग्रीकल्चर के लिए इतने सारे प्रोग्राम चलाए, वरना फालतू में थोड़ी चला रहे थे। समझ आई बात। चलो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, देखो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी इंडिया, ठीक है, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी जो डेवलप हो चुकी है, जैसे आपका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, और आपका रशिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या है, आज बन चुकी हैं पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। लेकिन कभी किसी टाइम ये भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हुआ करती थी। अगर हम इन सब की बात कर रहे हैं, यूएसए, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, जापान, ये सब का ये क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी है तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर मूव हो चुकी है, ठीक है। इस वजह से इनका एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन सिर्फ 2% है। आप समझ के चलो, आज के में हमारा प्रोपोर्शन कितना है, 16.5, लेकिन इन सब का कितना है, सिर्फ 2%। बाकी 98% इनका सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके लिए एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। आप देखो ना, इंडिया में 16.1, नेपाल में 93%, तो और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है उनका 2% है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को जरूरत है एग्रीकल्चर की, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से भी और बाकी फैक्टर्स की वजह से भी एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, तो मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि आज अगर मुझे एग्रीकल्चर करनी है, मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी पड़ेगी, मैं जाऊंगा गाँव में फावड़ा लेकर काम करना शुरू कर दूंगा। यानी एग्रीकल्चर जो है हमारा वो क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। और प्राइवेट में भी कौन सा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मतलब इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी जाके काम कर सकता है। तो ये आज के में बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर। आप मान चलो मोर देन 90% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर फोर्स किस में काम करता है, एग्रीकल्चर में काम करता है, ठीक है। चलो अब जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर हम बात करें, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी पर जितना एग्रीकल्चर होता है उसमें से 2.15% एग्रीकल्चर इंडिया में होता है। आप कहोगे सर 2.15 तो बहुत कम है। भाई साहब 195 कंट्री है इकोनॉमी हमारे वर्ल्ड के अंदर, उन 195 कंट्री में इंडिया का जो शेयर है सबसे ज़्यादा है 2.15%। तो समझ लो बाकियों का शेयर तो 0.09 0.07 होगा, इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है। सच में झूठ नहीं बोल रहा मैं, देखो लिखा हुआ है, इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है लैंडिंग पोजीशन ग्लोबल वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर में हमारा शेयर 2.15% जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इसके अगर हम बात करें यूएसए का, सऊदी अरेबिया का, ईरान का, नेपाल का, बांग्लादेश का, हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं अपने बनाए हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हम इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर में इंगेज हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं इन सभी लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि अगर इंडिया के अंदर एक मिनट, मुझे लगा रहा है फोकस,
हाँ अब सही है। इंडिया के अंदर अगर 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, लेट सपोज कि अभी हमारा एग्रीकल्चर 16% है, कल को 17% हो है, तो ग्रोथ कितना हुआ 1%। कहा जाता है कि अगर इंडिया में 1% भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है तो उसे 1% में से 0.5% तो किस में ग्रोथ हो जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और 0.7% ग्रोथ हो जाती है नेशनल इनकम में। सर ये बात जमी नहीं, कोई बात नहीं, मैं जमाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जब बिल्डअप होता है, ग्रोथ होती है, मान लो 1% ग्रोथ होती है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को रॉ मटेरियल मिलता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सप्लाई होती है रॉ मटेरियल की वो बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर 0.5% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी जस्ट हाफ परसेंटेज किसकी बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बढ़ जाती है। और जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, एग्रीकल्चर भी बढ़ता है, तो लोगों की इनकम बढ़ती है, जिससे नेशनल इनकम 0.7% से बढ़ जाता है। यानी अगर हमारा एग्रीकल्चर 1% ग्रो करता है तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली 50% ग्रो कर जाती है, मतलब 0.5, और जो हमारी नेशनल इनकम है वो 70% यानी 0.7% क्या हो जाती है, ग्रो अप हो जाती है। बहुत ही अच्छा ये हमारे अंदर चीज़ें देखी गई। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, पहले हमने उसको प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था। आपको याद है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे पास कई रास्ते थे कि हम अपनी इकॉनमी को अग्रेरियन इकॉनमी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल। जो हमारी क्लास को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, चैप्टर नंबर 2 या 3 में हमने इसके बारे में बात भी की थी। तो हमने देखा जो चाइना है, रशिया जिसको यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत यूनियन, और जो अमेरिका है, इन सब ने इंडस्ट्रियल इकॉनमी को चूज़ किया और ये डेवलप्ड हो रही थी। तो हमने सोचा कि अगर हम भी, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सोचा अगर हम भी अपने पास एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करके इंडस्ट्रियल इकॉनमी बना दे तो ऐसे में हम भी क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड इकॉनमी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं थी, स्किल्ड लेबर नहीं थे, तो ये डिसीजन हमारे ऊपर महंगा पड़ गया। तो हमने उन दिनों पर क्या किया, एग्रीकल्चर को बाद में किया, और हमने देश की आज़ादी के टाइम हमने इंडस्ट्रीज़ को क्या बनाया, प्राइम मूविंग फोर्स बनाया, जो कि हमारे लिए सबसे गलत डिसीजन था। और आप जानते हो 2002 के अंदर जब हमारा 10th 5 ईयर प्लान आया तो हमें लगा ये डिसीजन हमारा गलत है। हम एग्रीकल्चर में अच्छे थे, अगर हम एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाते तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और उस टाइम पर 2002 के अंदर हमने अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर लिया, बताओ, एग्रीकल्चरल इकॉनमी, सॉरी प्राइम मूविंग फोर्स जो हमारा इंडस्ट्रियल था उससे हमने कहाँ शिफ्ट कर लिया, अपने आप को एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर लिया। जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं उनको पता है ये चीज़, तो वही लिखा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हमने पहले क्या बनाया, प्राइम मूविंग फोर्स बनाया। कब, 1940 के दौरान, जिसके से हमारा मार्केट जो है वो फेल हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर हमने क्या किया, इसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया कि अब हम क्या बनाएंगे, प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर को बनाएंगे। और ये कब डिसाइड हुआ, 2002, जब हमारा 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था। बोलो क्लियर है, ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ पर 1% इंक्रीज होता है एग्रीकल्चर, तो इससे जो टोटल एक्सपोर्ट का द मनी विच फ्लो इनटू एग्रीकल्चर इज कैलकुलेटेड 8500 करोड़। क्या लाइन का मतलब है, सुनो ध्यान से। ये कहता है कि जो हम एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करते हैं भाई साहब वो 8500 करोड़ रुपीज़ ला के देता है, अगर 1% शेयर अगर हमारा बढ़ गया। 8500 करोड़ बेटा बहुत बड़ी रकम होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो सोचो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना अच्छा है। मैं मानता हूँ अगर 1950 या 40 के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को प्राइम मूविंग फोर्स में एग्रीकल्चर बनाया होता तो आज के में हम एग्रीकल्चर में 4 चांद लगा चुके होते हैं। लेकिन हमारी गलती थी कि हमने बाकियों की देखा देखी में इंडस्ट्रियल को चूज़ करें, बट कोई बात नहीं, दे रहा है पर दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पर लिखा है स्टिल डिपेंड ऑन अनसर्टेनिटीज ऑन मानसून। आज की डेट में भी फार्मर्स के पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, जिसकी वजह से उसे मानसून पर डिपेंड रहना पड़ता है। प्रॉपर मानसून नहीं आते, जिसके चलते उनकी एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो डाउनफॉल में आती है। हर किसी के पास ट्यूबवेल नहीं है, बल्कि होना चाहिए मुझे लगता है। तो मैं कहूँ कि आज भी हमारे पास अनसर्टेनिटी है मानसून को लेकर, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने पास चीज़ों को करते हैं जिसके से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी मानसून पर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। बोलो क्लियर है। ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, उसमें एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आपको इंट्रोडक्शन समझ है दोस्तों। जितना टाइम आप इंट्रोडक्शन जैसे बेसिक चीज़ों पर लगाते हो ना, आपकी कॉन्सेप्ट उतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, चलो तो आज का जो हमारा टारगेट था इंट्रोडक्शन का, वो टारगेट हमारा पूरा अचीव हो जाता है। ये लो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बाकी अगली क्लास में खरीफ और ये फूड फिलॉसफी की बात करेंगे, ठीक है, और सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।